हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकार जॉब न्यूज़ में। सबसे पहले इस करंट अफेयर्स वीडियो में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन उस सबको देख लेते हैं। तो भारत ने 8 लाख लोगों के नरसंहार की याद में कुतुब मीनार को किस देश के ध्वज से रोशन कर दिया है? जो फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, भारत में हेपेटाइटिस बी और सी के 3,53,00,000 मरीज हैं और इसकी वजह से हर साल 1,23,000 लोगों की मौत हो जाती है। ये WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट है, ये सामने आई है, तो इसके बारे में जानेंगे। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। भारत अपने किन पड़ोसी देशों में मौसम को लेकर प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने में मदद कर रहा है? उन सब देशों को। भारत का पहला कमर्शियल क्रूड ऑयल रणनीतिक भंडार कहाँ पर बनाने की योजना चल रही है और पहले से मौजूद कितने रणनीतिक भंडार हैं? यहाँ पर कॉमर्शियल पहली बार हो रहा है। किस राज्य के मिराज शहर में बने सितार और तानपुरा को GI टैग मिला है? टाटा ने अपना एक सैटेलाइट लॉन्च करवाया है, किस रॉकेट से लॉन्च करवाया गया है और क्या काम करेगा ये? और भी कई टॉपिक है, सब पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण। और दोस्तों, पसंद आए तो लाइक बटन दबा दीजिएगा और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन लोगों ने नहीं किया है उनसे अपील है ज़रूर कर लें। और जब सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो वहीं पर ऑप्शन भी आएगा ऑल का, तो ऑल दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको सारे वीडियोस के मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में इस बीमारी भारत जो है ना वो इस बीमारी के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? आंसर का दूसरा, सेकंड स्थान पर भारत है। और ये न्यूज़ देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में कि इंडिया एमॉन्ग नेशंस विद हाईएस्ट बर्डन ऑफ वायरल हेपेटाइटिस से WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट में इसके बारे में बताया और काफ़ी चिंता जाहिर की है। तो अब देख लेते हैं जो डेटा, एक तो ये रिपोर्ट है और इसी में ये डेटा जो है वो दिया गया था। तो यहाँ देख रहे हैं आप, नंबर 1 जो है ना वो है चाइना, सेकंड स्थान पे इंडिया है, फिर इंडोनेशिया, उसके बाद नाइजीरिया है, फिर पाकिस्तान। ये टॉप 5 आप देख रहे हैं, बाकी ये देश है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा चीन में 27.5% हेपेटाइटिस बी और सी के मामले हैं। दुनिया भर में जितने मामले हैं उसके 27.5% चाइना में है और इंडिया में 11.6% मामले हैं। पूरी दुनिया में जितने भी हेपेटाइटिस के मामले हैं उन सब में से ये देख रहे हैं, ठीक है। तो भारत जो है ना वो हेपेटाइटिस बी और सी का सबसे अधिक बोझ वाले देशों में दूसरे स्थान पर है। और यहाँ पर हेपेटाइटिस बी के यहाँ देख रहे हैं हम इंडिया का 2.98 करोड़ यानी 2,98,00,000 मरीज हैं यहाँ पर भारत में, जो ज्ञात मरीज हैं। अज्ञात मरीज की संख्या ज़्यादा हो सकती है। जबकि हेपेटाइटिस सी वो देखेंगे तो 55 लाख मरीज हैं और टोटल करेंगे तो 3,53,00,000 मरीज हैं हेपेटाइटिस बी और सी के, ठीक है। और टोटल का 11.6% है। पूरी दुनिया की बात करेंगे उसमें भारत का हिस्सा है वो। 2022 में ही हेपेटाइटिस बी के 50,000 से ज़्यादा नए मामले आए थे एक साल में और हेपेटाइटिस सी के 1.4 लाख नए मामले सामने आए थे। और इन संक्रमण की वजह से 1,23,00,000 लोगों की मौत हुई थी 2022 में, बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है। और दुनिया भर में 13 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। और WHO का ये कहना है इस रिपोर्ट में कि TB से जो जितने लोग मारे जाते हैं लगभग हेपेटाइटिस बीमारी से उतने ही लोग मारे जाते हैं। इसलिए ये बहुत गंभीर बात है और ये चिंता का विषय बना हुआ है। UPSC एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेंस एग्जामिनेशन के पेपर 2 में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके लिए, ठीक है। क्या है हेपेटाइटिस बीमारी? देखिए, हेपेटाइटिस A, B, C 3 अलग अलग तरह के वायरस होते हैं। अब कुछ और भी होते हैं, D भी, E भी आने लगा है, देखने को मिला है। तो ये 3 वायरस है मुख्य तौर पर। ये लीवर उसको यानी यकृत उसको इन्फेक्टेड करते हैं और तीनों के लक्षण जो है ना वो लगभग समान हो सकते हैं, लेकिन तीनों अलग अलग तरीके से फैलते हैं और अलग अलग तरीके से लीवर को प्रभावित करते हैं। हेपेटाइटिस A जो है ना वो आमतौर पर अल्पकालीन संक्रमण होता है, यानी बहुत कम समय के लिए 15-20 दिनों के लिए होता है, जो कि गंदा खाना खाने, दूषित पानी पीने, इन सब की वजहों से होता है। जबकि अगर हम हेपेटाइटिस बी की बात करेंगे तो वो जो है ना वो HIV की तरह से फैलता है, जैसे ब्लड के ज़रिए फैलता है। इसके अलावा अगर कोई इन्फेक्टेड महिला है तो प्रसव के दौरान उसके बच्चे को हो सकता है।
अगर संक्रमित व्यक्ति जो है वो इंजेक्शन ले रहा है और उसी सीरिंज से अगर किसी दूसरे ने ले लिया तो उसके ज़रिए फैल सकता है, इस तरीके से फैल सकता है। जबकि हेपेटाइटिस सी जो है ना वो ब्लड टू ब्लड, मतलब ब्लड के संक्रमण में आने से फैलता है। सबसे खतरनाक होता है हेपेटाइटिस बी, कुछ उससे कम खतरनाक होता है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस बी में जीवन भर मरीज को दवाएं लेनी पड़ती हैं। वो ठीक दिख सकता है लेकिन उसके ब्लड में या लिवर में वो हेपेटाइटिस जो वायरस है वो हमेशा रहता है, बना हुआ रहता है वहाँ पर, ठीक है। तो ये हेपेटाइटिस को लेकर काफ़ी चिंता जताई गई है WHO के द्वारा। और भारत में हेपेटाइटिस को लेकर एक अभियान भी चल रहा है और उसका नाम है सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान, यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। उसके तहत बच्चों को हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है और इस कार्यक्रम के तहत बी और सी दोनों का इलाज भी किया जाता है उसके ज़रिए, ठीक है। क्या उपाय हैं? हेपेटाइटिस बी वायरस को टीकाकरण के माध्यम से रोका जा सकता है और अगर इन्फेक्शन जो है ना वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी तक पहुंच जाता है तो ट्रीटेबल तो है लेकिन क्यूरेबल नहीं है, मतलब उसको कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन ख़त्म नहीं किया जा सकता है। हेपेटाइटिस बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो आंकड़े भी यहाँ पर हैं जो मैंने आपको बताए भी, तो ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। किस देश में वर्ष 1994 में 8 लाख लोगों का नरसंहार हुआ था, यानी जेनोसाइड हुआ था, जिसकी याद में भारत ने 7 अप्रैल 2024 को कुतुब मीनार को उस देश के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से रोशन किया? आंसर का इसका रवांडा, ठीक है, रवांडा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत ने भी एक डेलीगेशन भेजा है वहाँ पर रवांडा में, चूँकि 30 साल पूरे हो गए हैं वहाँ जो घटना हुई थी उसको लेकर, ठीक है, 30 साल हो चुके हैं। क्या हुआ था वो भी आगे बताएंगे हम। ये न्यूज़ देख रहे हैं आप, कुतुब मीनार को रोशन किया गया है नरसंहार की याद में। और एक बार ऐसा करते हैं कि रवांडा को देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम बात करेंगे मैप के ज़रिए, फिर बात करेंगे कि क्या हुआ था उस दौरान कि इतने बड़े पैमाने पे नरसंहार हुआ था 8 लाख लोगों का। और दुनिया के जो सबसे बड़े नरसंहार है उसमें से ये एक माना जाता है, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं। ये रहा अपना प्यारा भारत और अब अफ्रीका चलते हैं। अफ्रीका में ये जो रवांडा है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है। तो ये अफ्रीका है और उसमें ये देख रहे हैं आप, बहुत ही छोटा सा देश है रवांडा। क्षेत्रफल कहेंगे तो केरल के आसपास, भारत के केरल के इतना ही क्षेत्रफल है इसका और करीब 26,000 वर्ग किलोमीटर ही है क्षेत्रफल इसका। इसकी राजधानी किगाली है। क्या है? किगाली, यहाँ राजधानी इसकी किगाली है। राष्ट्रपति यहाँ अभी पाउल कागमे। मुद्रा यहाँ पर चलती है रवांडन फ्रैंक। आबादी 1 करोड़ 38 लाख के आसपास है इसकी आबादी रवांडा की। इसके पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो इधर ये युगांडा हो गया, ये तंजानिया हो गया, इधर ये बुरुंडी हो गया और ये DRC हो गया, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो ये इसके पड़ोसी देश हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि आखिर क्या हुआ था जो इतना बड़ा नरसंहार हुआ है, इतिहास के सबसे बड़े नरसंहारों में से एक रवांडा में। 1994 में ये नरसंहार हुआ था। 100 डेज़ के दौरान 8 लाख लोगों ने ये अपनी जान गंवाई थी। और फिर संयुक्त राष्ट्र ने 2004 में 7 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन यानी अंतर्राष्ट्रीय चिंतन दिवस भी घोषित किया था। क्या हुआ था रवांडा में? क्या हुआ कि 2 समुदायों की जातीय संघर्ष था, मतलब 2 जातीय संघर्ष था। तुत्सी और हुतू समुदाय था, उसके बीच का ये संघर्ष था। 1990 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी। तनाव जो है बढ़ता गया और 1994 में क्या हुआ, रवांडा के उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे जुवेनाल हव्यारिमाना, उनकी हत्या हो गई थी। और उसके बाद हुतू बहुसंख्यक ने तुत्सी अल्पसंख्यक पर हमला कर दिया था। और फिर वहाँ जो ये हिंसा फैली, उस हिंसा को बढ़ाने में वहाँ का रेडियो का भी बहुत बड़ा हाथ था, रेडियो रवांडा, और उसको अभी भी
याद किया जाता है एक बुरे दौर के तौर पर। ठीक है, रेडियो रवांडा के ज़रिए पूरा ऐलान किया जाता था कि किस तरह से मार डालना चाहिए दूसरे जाति के लोगों को, और फिर बड़े पैमाने पर धीरे धीरे ये नरसंहार जो है ना वो उसने रूप ले लिया, जिसमें हुतू चरमपंथियों ने तुत्सी और जो हुतू के भी जो मध्यम मार्गी थे, जो नहीं चाहते थे कि हम हमला करें किसी पर, उनको भी निशाना बनाया। और इस नरसंहार के दौरान सैनिक, पुलिस और हुतू मलेशिया समूहों ने, मतलब इतनी ज़्यादा कट्टरता हो गई थी दो समूह में कि उन सब ने हत्याएं शुरू कर दी थी और अधिकांश निर्दोष नागरिक मारे गए थे। फिर नरसंहार के कई महीनों बाद, करीब काफ़ी वक्त बाद, फिर तुत्सी बहुल रवांडा में एक RPF यानी रवांडा पैट्रियोटिक फ्रंट, उसने फिर सत्ता पर कब्जा जमाया और उसके बाद हिंसा को रोका गया। ठीक है, तो ये स्थिति हुई थी वहाँ पर बड़े पैमाने पर, मतलब 8 लाख लोगों को मार दिया जाना, ये तो बहुत ही बुरे दौर में से एक था। तो वहाँ पर भारत सरकार की ओर से विदेश मंत्रालय में एक सेक्रेटरी हैं, आर्थिक संबंधों के सचिव दम्मू रवि, विदेश सचिव नहीं, विदेश मंत्रालय में भी कई विदेश सचिव के अलावा भी उनके अंडर में कई सेक्रेटरी होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज। तो उसमें आर्थिक संबंध के सचिव दम्मू रवि, तो वो 7 से 12 अप्रैल तक रवांडा, युगांडा, केन्या इन सब के दौरे पर थे। तो वहाँ पर इस पूरे मुद्दे को लेकर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें वो भारत सरकार की ओर से उन्होंने पार्टिसिपेट किया वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कुतुब मीनार को, ये वहाँ के जो झंडा है रवांडा के, उससे इसको रंग दिया गया। ठीक है, कुतुब मीनार, उसके बारे में जानते हैं आप, ये भारत में ईंट से बनी हुई दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है, दिल्ली में है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1153 ईस्वी में इसको निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन निर्माण शुरू होने से पहले उसकी मौत हो गई थी। बाद में इल्तुतमिश ने दिल्ली के शासक के रूप में इसका निर्माण आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो रवांडा के बारे में आपने जाना। रवांडा को एक बार और मैप में देख लीजिए, ये है रवांडा, अफ्रीका में। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण ये टॉपिक है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं अपने तमाम एग्जामिनेशंस के लिए, तो मेंबरशिप प्लान है आप सबके लिए। सरकार जॉब न्यूज़ के ऐप पर करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी होती है। और 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है। एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो कि SSC, इसके अलावा राज्यों का जो SSC है, पुलिस, टीचर, इन सब के लेवल का है। और दूसरा IAS PCS लेवल का करंट अफेयर्स का, वो मेंबरशिप प्लान है। बहुत ही मामूली प्राइस है, आप मात्र 100 रुपीज़ में ये करंट अफेयर्स का मेंबरशिप ले सकते हैं 6 मंथ का। और उसके ज़रिए आपको क्या क्या मिलता है, बहुत ही कुछ मिलता है आपको। वीडियो, टेस्ट, PDF मिलता है, पिछले 2 सालों को मिलेंगे और अगले 6 मंथ के भी मिल जाएंगे। आप 1 साल का भी मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं अपने करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए। और ये सारी चीज़ें जो मिलेंगी, वीडियो, टेस्ट यानी करंट अफेयर्स का, और PDF, ये डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली होता है। और PDF कई तरीके के होते हैं, 1 लाइनर, MCQ नोट्स होता है। और PDF में वीडियो का लिंक भी होता है, ताकि जैसे आप रवांडा के मामले को समझना चाह रहे थे मैप के ज़रिए, तो आप मतलब PDF पढ़ते समय आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे और वीडियो ओपन हो जाएगा रवांडा वाला, जिस तरह से। तो कई अलग अलग हर क्वेश्चन का आपको वहाँ लिंक मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। देखिएगा ज़रूर, इस डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक दे दिया है, आप मेंबरशिप ले सकते हैं। बहुत ही मामूली से प्राइस है, 100 रुपीज़। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत अपने किन पड़ोसी देशों में मौसम को लेकर प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने में मदद कर रहा है? आंसर इसका A और B दोनों, यानी नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और मॉरिशस। ठीक है, तो इन 5 देशों को प्रारंभिक चेतावनी विकसित करने में मदद कर रहा है। और भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के जो चीफ हैं मृत्युंजय मोहापात्रा, तो उन्होंने इसकी जानकारी तमाम मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को दी है। भारत जो है वो चरम मौसम की घटनाओं के कारण मतलब एक्सट्रीम जो वेदर हो जाता है, उसकी वजह से जान माल के नुकसान को कम करने के लिए इन 5 देशों में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने में मदद कर रहा है। जैसे इसका मतलब क्या हुआ प्रारंभिक चेतावनी,
यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ, जैसे भारत में आपको पहले ही पता चल जाता है कि अभी फलानी जगह तूफ़ान आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ से लोगों को हटा दिया जाता है और जो भी चीज़ें हैं उसकी वजह से जान माल का नुकसान बहुत कम होता है। जैसे अपना हम देख रहे हैं कोस्टल एरिया में, जैसे ओडिशा में, ठीक है, ओडिशा हो गया, तमिलनाडु हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इन सब इलाकों में जो तूफ़ान आते हैं तो पहले की तुलना में अब बहुत कम नुकसान होता है। जान का तो नुकसान बिल्कुल ही नहीं होता है, व्यक्ति की मौत अब नहीं के बराबर होने लगी है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, प्रारंभिक चेतावनी नहीं हो पाती थी, तो उसकी वजह से क्या होता था कि बहुत ही समस्याएं होती थी। और ये जो तूफ़ान है, कुछ सूखा पड़ गया, तमाम बारिश हो गई, उन सब से बहुत नुकसान होता था। यहाँ प्रारंभिक चेतावनी मतलब हर तरह के वेदर से हो जाएगा, हर तरह के जो आपदाएं हैं उन सब की तरह से ये अर्ली वार्निंग सिस्टम हो जाएंगे। और इसमें कई तरह के इक्विपमेंट भारत सरकार जो है वो उन तमाम देशों को दे रहा है, ठीक है। तो अगर हम मैप के ज़रिए देखेंगे इन सब देशों को, तो ये देखिए, ये तो रहा अपना प्यारा भारत, और हम किन किन देशों की बात कर रहे हैं तो उन देशों की देख लें। मैप में प्यारा भारत है, इधर ये नेपाल हो गया, ओके, श्रीलंका यहाँ पर हो गया, ठीक है, और कौन सा है, बांग्लादेश हो, ये वाला बांग्लादेश हो गया, मालदीव हो गया, ये यहाँ पर वाला जो हिस्सा है मालदीव हो गया, ओके। तो ये 4 देश हो गए, और 5वां कौन सा है, मॉरिशस। तो मॉरिशस की ओर भी चलते हैं, जो कि इस तरफ है, ये मॉरिशस है यहाँ पर, ठीक है, इस जगह मॉरिशस है, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप यहाँ पर। तो इन 5 देशों में, यानी नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशस, इन सब देशों में भारत मदद कर रहा है, ठीक है। भारत मौसम विज्ञान विभाग है, उसके अनुसार 50%, दुनिया के 50% देशों के पास प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली नहीं है, अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है। और इन देशों में इसकी वजह से गरीबी, अल्प विकास, ये सब की समस्याएं हैं, और बहुत सारे छोटे द्वीप हैं तो वो इस तरह के विकसित नहीं कर सकते हैं, ये भी वजह होती है। तो इसकी वजह से बहुत नुकसान होता है, और इस नुकसान को कम करने के लिए भारत ये काम कर रहा है। और यूनाइटेड नेशंस ने भी मतलब अभियान जो है ना वो तमाम देशों को कहा है कि आप लोग भी चलाओ, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशंस ने 2022 में सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी नाम से एक पहल शुरू की थी। किस नाम से पहल? सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी नाम से पहल शुरू की थी, और इसमें 2027 तक जितने खतरनाक मौसम, पानी, जलवायु, इन सब से बचाने के लिए तमाम देशों को फोकस किया गया है, ठीक है। तो भारत जो है ना वो 5 देशों की मदद इसके ज़रिए कर रहा है, आने वाले वक्त में और भी मदद भारत करेगा, ठीक है। कुछ तथ्य में भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो तथ्य हैं वो आप देख रहे हैं। तो दुनिया में मतलब 1970 से लेकर 2021 के बीच में दुनिया में लगभग 12,000 मौसम, जलवायु, पानी संबंधित आपदाएं यानी डिजास्टर देखे गए हैं, और इसमें करीब 20 लाख लोगों की मौत हुई है, और 4.3 ट्रिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है। 2015 से 2022 के बीच में आपदाओं में, यह दुनिया की बात हो रही है, आपदाओं में लगभग 41,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है 2015 से 2022 के बीच में, ठीक है। तो ये जो इतनी मौतें हुई हैं, इन सब को रोकथाम बहुत ही ज़रूरी है, और इन सब के लिए ये कोशिश की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। समुद्री मार्गों के माध्यम से रूसी कच्चे तेल के प्राथमिक आयातक के रूप में मार्च 2024 में भारत से आगे कौन सा देश निकल गया है? आंसर का चीन, ठीक है। और ये रिपोर्ट देख रहे हैं आप इकोनॉमिक टाइम्स में, ठीक है। तो अप्रैल 2024 के यानी इस महीने के शुरुआती दिनों में एनर्जी कार्गो ट्रैकर वोटेक्सा उसने एक रिपोर्ट जारी की है, और उसमें ये कहा है कि चीन जो है वो आगे निकल गया है समुद्री मार्ग से। दरअसल पिछले दिनों अमेरिका ने काफ़ी कुछ पाबंदियां लगाई कि आप तेल लेने को लेकर, मतलब उसने जो पाबंदी लगाई हुई थी उसको और सख्त किया। तो उसके बाद से और कई सारे जो तेल टैंकर हैं उसके मूवमेंट पर एक तरह से रोक लगा दी। उसकी वजह से भारत में क्रूड ऑयल जो समुद्री मार्ग से है वो आना
चीन की तुलना में थोड़ा कम हुआ। हम अब दूसरे देशों से भी ज़्यादा अब लेने लगे हैं, ठीक है। तो चीन इस दौरान आगे निकला है, वो देख रहे हैं आप, ठीक है। वैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो तेल लेता है वो चीन लेता है रूस से, क्योंकि उसकी एक पाइपलाइन भी है, पाइपलाइन के ज़रिए भी, क्योंकि वो पड़ोसी देश है चीन रूस का। ओके, तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन में बात कर रहे थे हम लोग की समुद्री मार्ग के बारे में, ठीक है, चाइना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस जगह भारत का पहला कॉमर्शियल क्रूड ऑयल रणनीतिक भंडार बनाने की योजना है? आंसर का पादुर। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है स्थित, ठीक है। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप सोच रहे होंगे पहले से ही स्ट्रेटजिक स्टोरेज तो भारत में है, फिर ये पहला क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, अभी तक जितने भी क्रूड ऑयल के स्ट्रेटजिक स्टोरेज हैं, भारत के पास 3 हैं स्टोरेज। ये देखिए, विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादुर में है। तो 3 जगहों पर है, 2 कर्नाटक में और 1 आंध्र प्रदेश में। अब ये मामला है कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दी जा रही है इस सेक्टर में, इस क्षेत्र में, स्ट्रेटजिक स्टोरेज में। अभी तक सरकार ही स्ट्रेटजिक स्टोरेज बनाती थी, और लेकिन अब प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कॉमर्शियल कहा जा रहा है, और ये फर्स्ट कॉमर्शियल क्रूड ऑयल स्ट्रेटजिक स्टोरेज बनाया जा रहा है, ठीक है। महत्वपूर्ण बात, समझ गए होंगे बात। भारत जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता और आयातक देश है। दूसरा जो है वो चीन है, और पहला अमेरिका है। भारत तीसरा ऐसा देश है। भारत अपनी 85% से अधिक जो ज़रूरत की जो ऑयल है वो उसको आयात करता है, और ये बहुत ही, जब हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं क्रूड ऑयल पर, 85% हम आयात कर रहे हैं, तो ऐसे में कुछ ऐसे मौके हो सकते हैं जब जैसे युद्ध हो या कोई एक ऐसी परिस्थिति बन जाए जिसमें हम तेल को आयात पूरी तरह से ना कर सकें या वो रुक जाए। ऐसी आपातकालीन स्थिति के लिए हमारे पास रणनीतिक भंडार बहुत ज़रूरी है, यानी स्ट्रेटजिक रिजर्व होना चाहिए, ठीक है। तो पहले से हमारे पास 3 है, विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादुर में, और यहाँ पर लगभग जितने भी ऑयल हैं उससे हम 9.5 दिनों की जो राष्ट्रीय मांग है उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन अब कॉमर्शियल रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने की ये चीज़ बात हो रही है, और इसके लिए जो है वो टेंडर भी मांगे गए हैं। इसका संचालन इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड उसके द्वारा किया जाता है, इन तीनों के द्वारा। और ये पूरे देश में जो भी स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम भंडार है उन सबको देखने का काम यही होता है, ISPRL यानी इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, उसके द्वारा। अब सवाल ये है कि आखिर ये जो 3 जगह अभी ऑलरेडी है और कुछ और बनाए जाने हैं, जिनमें से एक पादुर में वो कमर्शियल बनेगा, तो ये वहाँ रखा कैसे जाता है जो क्रूड ऑयल है उसको? देखिए, बहुत सारे इस देश में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर गुफाएं हैं, और बहुत लंबी लंबी गुफाएं हैं और गहरी गुफाएं हैं। तो वहाँ पर क्रूड ऑयल को भर दिया जाता है, उन गुफाओं को क्रूड ऑयल के द्वारा ही, और उसमें पाइपलाइन वगैरह रखे जाते हैं, और उसकी पूरी सुरक्षा वगैरह की चीज़ें देखी जाती हैं, और ताकि वो वहाँ पर रह सके। और ऐसे में क्या होगा, वो दुश्मन के किसी भी हमले से बच सकता है, क्योंकि गुफा के अंदर वो ऑयल होगा, इस वजह से, ठीक है। तो अब यहाँ मुद्दा पूरा यही है कि अब एक कॉमर्शियल बनाया जा रहा है, कहाँ पर? पादुर में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। फार्मूला 1 विश्व चैंपियन का नाम बताएं जिसने जापानी ग्रैंड प्रिक्स लगातार तीसरे साल पोल पोजीशन यानी टॉप पोजीशन हासिल किया है। आंसर का मैक्स वर्स्टेपन। ओके, ये रेडबुल के ड्राइवर हैं, रेसिंग कार के ड्राइवर हैं, और उन्होंने ये 6 अप्रैल को जापानी ग्रैंड प्रिक्स हासिल की, ठीक है, और फिर लगातार कई सारे उन्होंने जीत हासिल की है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य के मिराज शहर में बने सितार और तानपुरा को GI टैग मिला है? आंसर का महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के ये सांगली ज़िले में एक छोटा सा शहर है मिराज नाम से, तो वहीं का ये संगीत वाद्य यंत्र बनाने का जो एक ख़ास तरह का कौशल है, और उसी के ज़रिए ये सितार और तानपुरा, ये इस जगह की बात हो रही है, ठीक है। मिराज शहर के सितार और तानपुरा को ये GI टैग दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रतिष्ठित रामसे ब्रदर्स, उनमें से एक गंगू रामसे का निधन हो गया 7 अप्रैल 2024 को, तो वह इनमें से क्या थे?
आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी फिल्म मेकर, सिनेमेटोग्राफर और प्रोड्यूसर फिल्मों के। तो काफ़ी पॉपुलर थे, 83 ईयर के थे और उनका निधन हो गया और न्यूज़ देख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये फोटोग्राफ है इनका, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझ रहे थे और हॉरर फिल्में बनाने में के लिए वो काफ़ी मशहूर थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड यानी TASL ने अप्रैल 2024 में किस रॉकेट से अपना सैटेलाइट TSAT-1A को लॉन्च किया है? ये सब मीटर रेजोल्यूशन ऑप्टिकल सैटेलाइट है। आंसर का फाल्कन 9। ये फाल्कन 9 जो है ना वो स्पेस एक्स का रॉकेट है, उसके ज़रिए इसको भेजा गया है अंतरिक्ष में, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये भारत के अलग अलग जगहों के फ़ोटो ले सकेगा और ये TASL जो है ना वो उसको बहुत सारी मदद मिलेगी जो देश में अलग अलग जगह जो कंस्ट्रक्शन होने हैं, यानी टाटा जो कंपनी है वो अलग अलग जगह टाटा प्रोजेक्ट्स कंपनी के ज़रिए कंस्ट्रक्शन करती है, तो उनमें बहुत सारी उसको ज़रूरतें होती हैं। वो सब काम वो वहाँ से बेहतर रेजोल्यूशन से वहाँ के सैटेलाइट इमेज ले सकेगा और उसके लिए काम कर सकेगा, ठीक है। इसका वजन 50 किलोग्राम है और पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट में इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड यानी TASL ये टाटा ग्रुप की एक कंपनी है। अगला क्वेश्चन, विश्व पार्किंसंस, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विश्व पार्किंसंस दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 11 अप्रैल को, ठीक है। पार्किंसन में क्या होता है, ब्रेन में के उस हिस्से में थोड़ी दिक्कत आ जाती है जो कि गतिविधि को कंट्रोल करता है, यानी मूवमेंट संबंधित ये डिसऑर्डर हो जाता है इसमें। और इसमें हाथ पैर वहाँ से जो दिमाग तक पहुँचने वाली जो नर्वस सिस्टम है, नर्व है, वो काम करने में जो वो प्रॉब्लम होने लगती है, उससे व्यक्ति का नियंत्रण हाथ पैरों से कम होता चला जाता है, ओके। और ये जो दिवस है वो लंदन के डॉक्टर जेम्स पार्किंसंस के जन्मदिन का प्रतीक भी है और उन्होंने इस बीमारी के बारे में बताया था कि ये खास तरह की बीमारी है, क्यों होती है, क्या होता है, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। ओके, बाय।